हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर पीछे आपको कोई चिड़िया का आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। थोड़ा कोयल बहुत ज़्यादा ही पास में बोल रहा है, ठीक है। कोयल की आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी आपको, है ना। चलिए अब शांत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ओके। बाकी वैसे अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि सब्सक्राइब करो या तो शेयर करो। चलो आते वापस हम लोग मुद्दे पे। आज का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है नीट में। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे जैसे बात किया गया है कि फैक्टर क्या है। मेंडल ने सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, फैक्टर। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो फैक्टर को बाद लेकर के डीएनए का फुल फॉर्म आपको नाम याद रखना है, ठीक है। डीएनए जो है यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए यहाँ पे जो है वो 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे बताया गया है, एक डीएनए दूसरा आरएनए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि आरएनए का बेसिकली मेन काम क्या होता है कि मैसेंजर का काम होता है, या फिर जो हम लोग का सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसमें रोल प्ले करता है। और डीएनए जो होता है वो ज़्यादातर वाइडली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक्ट करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए कुछ वायरसेस में करते हैं, ठीक है ये चीज़। फिर उसके बाद में यहाँ पे आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, जेनेटिक कोड को लेकर के, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं जो टॉपिक आपका आएगा नेक्स्ट, इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में आपका जो मेन टॉपिक आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए का। आपको यहाँ पे क्या चीज़ है, बेस पेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि बेस पेयर कितना होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज का कितना बेस पेयर होता है, ठीक है, डीएनए का कितना होता है। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, डीएनए का यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लैम्डा का कितना बेस पेयर होता है, फिर डीएनए का यहाँ पे कितना बेस पेयर है वो चीज़। फिर डीएनए का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लास 11th में भी पहले था बायोमोलिक्यूल में, शायद वो हटा दिया गया है, अभी डिलीटेड है। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे 5 प्राइम किधर है, फिर 3 प्राइम किधर है। फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसको बोलते हैं, एक होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनता है वो भी। नाइट्रोजनस बेस कितना टाइप का होता है, नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन, फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, यूरासिल, थाइमिन। आरएनए में भी हमको देखने मिलता है, आरएनए में क्या देखने मिलता है और डीएनए में क्या डिफरेंस देखने मिलता है नाइट्रोजनस बेसिस में, वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ये चीज़। फिर उसके बाद में अच्छा, कितने लोगों को अगर ये स्लो लगता है ना वीडियो तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ लेना कि जो शुगर होता है वो कौन सा शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि जो आरएनए है, आरएनए का पोजीशन आपको अच्छे से याद रखना है, फिर डीएनए का याद रखना है वो चीज़ में यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे डीएनए का जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, उन्होंने वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कितने साल में दिए थे, किसका ये एक्सरे मॉडल था। और यहाँ पे जो फेडरिस मेजर हैं वो 1809 में क्या चीज़ सबसे पहले इसको न्यूक्लियन में देखे थे, ठीक। फिर उसके बाद में इरविन चारगॉफ का आपको रूल याद रखना है कि जो बेस पेयरिंग रूल जैसे होता है ना कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा, वो वाला। फिर यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डीएनए जो है वो किस फैशन में या किस साइड से वो घुमा होता है, 2 चेन होता है, फिर किस साइड से होता है, हेलिक्स में उसका जो नैनोमीटर में साइज है वो कितना होता है, मीटर में कितना होता है, वो चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। फिर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एक ट्रांसक्रिप्ट ये ट्रांसलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। एक रेप्लिकेशन वर्ड याद रखना है आपको, ट्रांसक्रिप्शन याद रखना है, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन, फिर रिवर्स रेप्लिकेशन भी आपको याद रखना है कि रिवर्स रेप्लिकेशन क्या होता है, किस में होता है रिवर्स रेप्लिकेशन, ठीक है। कौन सा एंजाइम में हेल्प करता है रिवर्स, आपको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे हेल्प करता है क्या चीज़, एमआरएनए से क्या बनता है यहाँ पे डीएनए बनता है, ठीक है। किस में देखने मिलता है आपको, कुछ ऐसे आपको वायरसेस हैं जिसमें ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है, एनसीईआरटी का लाइन में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 5वां पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद में सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया गया है। फिर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ये वाला हिस्सा आ जाता है कि जो डीएनए का हैप्लॉइड डीएनए है उसका कितना बेस पेयर होता है वो चीज़। फिर उसके बाद में ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में है यहाँ पे,
इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इकोलाई बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें किस तरीके से देखने मिलता है, पूरा डीएनए पूरा फैला नहीं होता, याद रखिएगा। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, दोनों डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिल करके क्या बना देता है, न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज। ठीक है, ये चीज़। हिस्टोन प्रोटीन किस फॉर्म में रहता है, ऑक्टामर में, और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रोटीन देखने मिलता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक। ठीक है, बेसिक कहने मतलब कौन सा, लाइसिन प्रोटीन देखने मिलेगा और आर्जिनिन देखने मिलेगा। हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्म में रहता है। अगर हिस्टोन जब पूरा इस तरह से एक यहाँ पे क्या चीज़ आपको जो गट्ठा मतलब एक बार ये हेलिक्स लपटा गया किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में, हिस्टोन ऑक्टामर में, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और याद रखिएगा कि जब ये देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, आप देखिएगा इसको, इस फिगर को पूछा गया इससे क्वेश्चन, इस फिगर को देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कैसा दिखता है इसमें, बीड मतलब जैसे ना होता है मोती गुथा हुआ है, माला में मोती गुथा हुआ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्रोमैटिन के बारे में बताया, थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर में स्टेन किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को कि एडिशनल यहाँ पे कलेक्टिवली के बारे में बात किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रोमैटिन के बारे में, क्रोमैटिन आपको मेटाफेज स्टेज में देखने के लिए मिलता है। ये कितना बार सेल साइकिल सेल डिवीजन में लोग सोचते हैं कि उससे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। देखो जो क्रोमैटिन है वो कब देखने मिलता है हमको सेल डिवीजन में, कब, जब वो क्रोमोसोम बन रहा होता है, कौन सा फेज में, मेटाफेज फेज में। ठीक है, ये याद रखिएगा, मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। ये कौन सा होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये देखिए यहाँ पे नॉन हिस्टोन। अच्छा ये एक और चीज़ यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन किसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में किसके ऊपर बेस है कि डेंसली पैक्ड किस में होता है उसके बेसिस पे बताया गया। फिर इसके बाद में अब आते हैं यहाँ पे क्या, एक्सपेरिमेंट के ऊपर में, पूरा का पूरा बस एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट देने वाले साइंटिस्ट का नाम किन्होंने दिया था, कब दिए थे, कौन सा ईयर में दिए थे, वो चीज़ आपको याद रखना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो याद रखना है। जैसे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ कब दिए थे, तो 1928 में देने वाले ये से व्यक्ति थे। फिर उसके बाद में क्या है कि कौन से, फिर उसके बाद में इनके ही स्टूडेंट ने क्या है, बायोकेमिकल, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देने वाले कौन थे, एवरी मैककार्टी मैक्लॉयड। यहाँ पे 3 ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए ही क्या है, डीएनए से ही वो चेंज हुआ था, कौन सा, एस स्ट्रेन वाला, मतलब आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में बदल गया था, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। और एक और चीज़ याद रखना है कि जो टॉक्सिक मतलब जो जहर पैदा करता है वो एक्चुअली में कौन सा बैक्टीरिया है, तो स्मूथ स्ट्रेन वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, और फिर अनइक्विवोकल मतलब कि इसके बाद कोई प्रूफ ही, मतलब ये सबसे इतना ठोस प्रूफ है कि सबको मानना ही पड़ा कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देने वाले कौन थे, हर्सी और चेज। ठीक है, कब दिए वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर भी आपको याद रखना है 1952 में। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ है कि इन्होंने बताया था कि रेडियो एक्टिव को लेकर के यूज किए। एक रेडियो एक्टिव क्या चीज़ है कि रेडियो एक्टिव डीएनए में जब वो लिए थे तो कौन सा लिए थे, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, और जो प्रोटीन में लिए थे वो कौन सा लिए थे, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला लिए थे। प्रोटीन में मतलब जो प्रोटीन में जो इस बैक्टीरिया में प्रोटीन वाला कोट इस्तेमाल हुआ उसमें सल्फर, और जिसमें डीएनए वाला है उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग है, ये तीनों स्टेप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल पूछा गया है कि ये ब्लेंडिंग वाला जो है कि बताइए जो हर्सी एंड चेज जो लिए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उसमें 3 प्रोसेस बताइए, 3 स्टेप, तो ये वाला आ गया था। ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, और ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और देखिए मैंने ये बात बताया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ एग्जांपल जो यहाँ पे याद रखिएगा, टोबैको मोजाइक वायरस, फिर क्यूबी बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है, सॉरी जो आरएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए को लिया गया, आरएनए को नहीं, यहाँ पे साफ साफ ये बात यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, जैसे कि 2 नंबर पे क्या है, कार्बन का 2 नंबर पे OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, रिएक्टिव होता है आरएनए, इसीलिए डीएनए मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए हमारा मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चेंजेज कि थायमिन नहीं होता है, कौन होता है, यूरासिल, एक ये भी यहाँ पे स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर बन गया, किसके लिए, डीएनए के लिए। फिर यहाँ पे जो डीएनए है वो आरएनए क्या चीज़ है कि डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट होता है, लेकिन आरएनए ज़्यादा फास्ट रेट से म्यूटेट होता है, इसी वजह से आरएनए हट गया। ठीक है, आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड करता है सिंथेसिस किसका, प्रोटीन का। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है मशीनरी, उसमें इन्वॉल्व कौन होता है, आरएनए ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद में आरएनए वर्ल्ड के बारे में, और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है,
क्या चीज़ है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए क्या होता है, बेटर होता है ट्रांसमिशन के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक असर्शंस रीजन में पूछा गया है, कब, एम्स 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि जो आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए वर्ल्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए इन्वॉल्व होता है किस में, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। डीएनए किससे बना है, आरएनए से ही बना है। आरएनए एक अच्छा कैटलिस्ट है, आरएनए बहुत कुछ था, लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं होने की वजह से क्या चीज़ है कि डीएनए अपने आप को इवॉल्व कर लिया, मतलब आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ। फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस याद रखिएगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस में इसको देने वाले कौन थे, वाटसन एंड क्रिक इन्होंने ही बताया था। ये बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा बात बोला गया था उनके द्वारा कि हाँ हम लोग को पता था, जब डीएनए का मॉडल दिए तभी हम लोग को पता चल गया कि डीएनए खुद ही रेप्लिकेट करता है। कौन सा मेथड से, तो सेमी कंजर्वेटिव। अब उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया गया यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव वाला, किसको लेकर के, नाइट्रोजन को लेकर के, N14 और N15 वाला आइसोटोप को लेकर के। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीजियम क्लोराइड को लेकर के यूज किया गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉलीमरेज के बारे में है, तो इसमें कुछ खास उतना तो मुझे नहीं लगता, बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जो है वो कैसे बनता है, यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लेकर के डीएनए को जोड़ने वाला कौन सा है एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज। कंटिन्यूअस किस पे बनता है, डिसकंटिन्यूअस किस पे बनता है। एक और चीज़ जो सबसे कन्फ्यूजिंग होता है वो ये होता है कि कंटिन्यूअस किस स्ट्रैंड पे बनता है, डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि इधर भी देख लो आप, इधर भी देख लो, दोनों समझ जाओ। अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा तो उस पर कंटिन्यूअस बनेगा, अगर यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा तो उस पर डिसकंटिन्यूअस। चाहे इधर से देख लो, ऐसे भी चेंज करके भी मैंने बना दिया। अगर 5 से 3 होगा, ठीक है, मतलब इधर 3 से 5 इधर से जा रहा होगा तो भी इधर से कंटिन्यूअस, अगर ये 3 से 5 होगा तो डिसकंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, 3 से 5, ठीक है, यहाँ पे 3 से ऊपर में 3 से 5, यहाँ पे 5 से 3, तो 5 से 3 वाला डिसकंटिन्यूअस है ना, और यहाँ पे 3 से 5 वाला कंटिन्यूअस। फिर इधर देखो 3 से 5 वाला इधर कंटिन्यूअस और इधर 5 से 3 वाला इधर इस पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वही यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, देखो यहाँ पे 3 से 5 वाला में कंटिन्यूअस और 5 से 3 वाला में डिसकंटिन्यूअस। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि पॉलीपोलाइडी किस में होता है देखने मिलता है। और ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का फिर से आगे यहाँ पे बात बोला है कि कौन सा फेज में यूकैरियोटिक का कौन सा फेज में रेप्लिकेशन होता है, और यहाँ पे सेल साइकिल सेल डिवीजन में हाईली कोऑर्डिनेटेड। अब फेल्यूर होगा तो क्या हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी या पॉलीपोलाइडी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि क्या चीज़ हो गया, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस में, सॉरी डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस में, ठीक है। ये चीज़ कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सबसे अच्छा दिया गया है जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कौन सा स्ट्रैंड है, कैसे करता है काम वो चीज़, और ये वाला आपको पूरा का पूरा साइकिल, ये वाला फिगर आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा, सिस्टमेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रोमोटर का क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, और किससे कोड होता है, तो 3 से 5 वाला जो स्ट्रैंड है उधर से डीएनए क्या करता है, डीएनए एमआरएनए को बनाता है। और एमआरएनए का स्ट्रक्चर में ये चीज़ बहुत अच्छे से आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा कि यहाँ पे कैपिंग होता है, यहाँ पे एनसीआर होता है, नॉन कोडिंग रीजन, यहाँ पे कोडिंग रीजन, फिर यहाँ पे एनसीआर होता है, फिर यहाँ पे टेलिंग होता है, ठीक है। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गुआनोसाइड फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा रहता है, गुआनोनाइलेट, फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, टेलिंग में फॉस्फो एडिनाइलेट यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चर जीन, इसका फंक्शन याद रखिएगा, ये चीज़। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के ऊपर में। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक्सोन इंट्रोन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक का डिफरेंस देखिएगा। और ये वाला जो डायग्राम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज़, बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन, फिर यूकैरियोटिक में कैसे होता है ट्रांसलेशन। इसमें 3 प्रोसेस होता है, कैपिंग, टेलिंग, ठीक है। टर्मिनेटर फैक्टर किसको बोलते हैं, इनिशिएटर फैक्टर किसको बोलते हैं, ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। और ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लीजिएगा, बुक में असर्शंस रीजन में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आरएनए होता है कि 3 टाइप का आरएनए होता है ना, एक आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, तो तीनों क्या बनाता है, ये भी चीज़। एचआरएनए क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, कैपिंग क्या होता है, ये भी चीज़। फिर जेनेटिक कोड देने वाले कौन थे, इसमें आपको मेनली साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, क्या क्या कोड था, किस इक्वेशन में बैठा करके वो निकाले थे, उस चीज़ को देखिएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला चीज़, ठीक है। और ये 5 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है वो मेरे तरफ से ये है, ठीक है, ये डिग्रेड वाला। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 61 तो आपको याद ही होगा नियरली, एक ये वाला
कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ जगह पे, जैसे देखो यूनिवर्सल कोड है, मतलब हर जगह पे एक ही कोड करेगा, जैसे ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल एनालिन ही कोड करेगा बैक्टीरिया में भी, इंसान में भी, लेकिन एक्सेप्शन बायोलॉजी में आया है। तो जैसे क्या चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अलग कोड कर सकता है और प्रोटोजोआ में ये कोड कुछ अलग कोड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देख लो, यहाँ पे मार्शल न्यूरेंसबर्ग ने दिया था, और ये एंजाइम याद रखना, सोब्रोओजा एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक। फिर आते हैं म्यूटेशन के ऊपर में आपको सबको अच्छे से पता है, म्यूटेशन लगभग सबको समझ आ ही जाता है कि किसी तरह का डीएनए में छेड़छाड़। मैंने यहाँ पे साइड में बहुत सारा चीज़ लिख दिया है, आप इसको समझ लेना कि म्यूटेशन क्या होता है, मैंने अच्छे से हिंदी में समझा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो म्यूटेशन उतना हार्ड नहीं है। म्यूटेशन यहाँ पे दो टाइप का, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर टीआरएनए का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है वो चीज़। फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है, चार्जिंग टीआरएनए क्या होता है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूटीआर क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो भी मैंने बताया था एमआरएनए पे ही होता है। फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि लैक अप्रोन में है, और लैक अप्रोन के बारे में आप पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा कि अप्रोन का जो मेनली फंक्शन होता है, कैसे ओप्रोन जो है यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के बताया गया। ओप्रोन ये बताया गया है कि बैक्टीरिया में किस तरीके से लैक्टोज से ग्लूकोज बनाता है, किस में, बैक्टीरिया में, ठीक है। ये चीज़ है, तो वही यहाँ पे ये फंक्शनल दिया हुआ है कि एक जो यूनिट है, मतलब एक जो स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पे एमआरएनए का, उससे कैसे प्रोटीन बनता है और किस तरीके से बनाया जाता है वो चीज़। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है पूरा डायग्राम का, ये चीज़ आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस आप बढ़ा लीजिएगा प्लीज़ अपने फ़ोन का, तो आपको ये दिखेगा। मैं यहाँ पर अच्छे से फोकस करके ही दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको ले करके लिख सकते हो। ये डायग्राम में मैंने जो जो चीज़ लिखा है ना, बस वही आप पढ़ लोगे ना तो भी बहुत आपका पीवाईक्यू मैच करेगा, सच्ची बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना एक बार, ठीक है। ये चीज़ अब आते हैं क्या, यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पढ़ लेना, ये कितना बेस पर कितना पैसा खर्चा हुआ वो याद रखिएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो डार्क वर्ड से है वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आता है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका कौन सा, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वो आप देख लेना ये वाला पॉइंट में, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो बहुत लंबा टॉपिक चैप्टर ही है, तो इसीलिए यहाँ पे एक रिपीटेटिव और सेटेलाइट डीएनए के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इससे बन रहे, तो ये डायग्राम को आप समझ लेना। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होगे तो अच्छे से इसको कोशिश करना समझने का। इसमें आपको दिया रहेगा कि दो लोगों का डीएनए का आपको बोलेगा फिंगरप्रिंटिंग है, तो आप इससे अच्छे से देखो और इसे समझना। इससे क्वेश्चंस आए हैं, हो सकता है इस बार पूछ दे, तो इसीलिए इससे क्वेश्चंस कम पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीज़। फिर ये वाला डीएनए कैसे आइसोलेट करते हैं, ये उसके बारे में दिया है, तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लाइन मैंने इसमें अंडरलाइन, और डार्क से तो जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू सो मच।